नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम क्या हैं, अर्थात वैश्वीकरण का क्या अर्थ है और वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद लेटेस्ट पैटर्न, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि वैश्वीकरण का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। आप स्ट्रक्चर के लिए पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें। स्टार्ट करते हैं राजनीतिक आयाम से। राज्य की शक्ति में कमी। वैश्वीकरण के इस दौर में राज्य की प्रभुसत्ता में निरंतर कटौती दिख रही है। कह रहे हैं कि राज्य की सत्ता में कमी हो रही है वैश्वीकरण के कारण। राज्य का कार्य केवल लोगों के कल्याण तक सीमित हो गया। राज्य का कार्य क्या है? लोगों का कल्याण करना, तथा बाजार व्यवस्था पूर्ण रूप से पूंजीपति लोगों के हाथों में आ चुकी है। कह रहे हैं कि जो बाजार व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से पूंजीपति लोगों के हाथों में आ गई है। ठीक है, राज्य की शक्ति में कमी हो गई है। संघर्ष को नियंत्रित करना अब ज़्यादा आसान हो गया है। राज्य की सीमाओं और उनकी असीमित शक्तियों में कमी। अब क्या हुआ है कि राज्य की सीमाओं और असीमित शक्तियों में कमी हो गई है, पर यातायात और संचार साधनों में हुई क्रांति ने एक बड़ा लाभ पहुँचाया है कि अब विभिन्न देशों के राज्य अध्यक्ष, प्रधानमंत्री निरंतर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जिसके कारण युद्ध में कमी देखी जा सकती है। आज क्या हुआ है कि संचार क्रांति बहुत अत्यधिक बढ़ गई है। बहुत सारे देश मिलकर शांति स्थापित करने के लिए कई सारे संगठन का भी निर्माण किया है, जैसे आसियान, ब्रिक्स, यूरोपीय संगठन आदि। ठीक है, ताकि संघर्ष को नियंत्रित करके शांति को स्थापित किया जा सके। राज्य के कल्याणकारी कार्यों में कटौती। 20वीं सदी में इस धारणा को बल मिला कि राज्य का कार्य सभी के लिए रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं जुटाना है। ठीक है, राज्य का कार्य क्या है? सभी के लिए रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं जुटाना है। परंतु वैश्वीकरण के इस दौर में राज्य के कल्याणकारी कार्यों में कटौती देखी जाती है। आज के दौर में क्या देख रहे हैं हम कि राज्य के कल्याणकारी कार्य में कटौती देखी जा रही है। अब राज्य का कार्य केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना और बाहरी खतरों से रक्षा करना है। आज राज्य का कार्य क्या रह गया है कि देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखना और बाहरी देशों से रक्षा करना है। प्रौद्योगिकी आयाम। हवाई यातायात सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। ऊंची गुणवत्ता वाले ईंधन के कारण लंबी दूरी की हवाई यात्राएं अब कुछ घंटों में पूरी की जा सकती हैं। विकासशील देशों में भी हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण पर विशेष बल मिला है। सूचना और प्रौद्योगिकी। वैश्वीकरण के कारण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में भी हमें उपलब्धियां प्राप्त हुई है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, वाईफाई, इंटरनेट। यह सभी जो है संचार प्रौद्योगिकी का ही उदाहरण है और ये वैश्वीकरण की ही देन है। ठीक है, दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न। जनसंचार के बदलते परिदृश्य में दूरदर्शन सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क बन चुका है, जो जागरूकता फैलाने, खेलों को बढ़ावा देने, मनोरंजन करने और सूचना देने का कार्य भी करता है। ठीक है, ये सब वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। अब हम डिस्कस करते हैं सांस्कृतिक आयाम। वैश्वीकरण के कारण भारत जैसे देशों पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव अधिक पड़ा है। भारत ने जीन्स का पहनावा, अंग्रेजी बोलना जैसे तरीकों को अपनाया है। हमारी संस्कृति में वैश्वीकरण के कारण चेंज आया है। वैश्वीकरण से पश्चिम के पूंजीवादी आदर्शों और उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिला है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि जो पूंजीवादी आदर्श हैं और उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिला है। फास्ट फूड कल्चर पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका की ही देन है। इसे सांस्कृतिक रूप से साम्राज्यवाद भी कहा जा सकता है। मतलब भारत पर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद स्थापित कर लिया है। संस्कृति भारत की चेंज कर रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण भारत के खादी, कुर्ता, सिल्क, रेशम परिधानों की मांग विश्व स्तर पर बढ़ी है। इसके कारण क्या हुआ है कि खादी, कुर्ता, सिल्क, रेशम की मांग भी बढ़ी है। भारत का मसाला डोसा, चीन का नूडल सारे पश्चिमी जगत में खूब पसंद किया जाता है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि फूड भी एक्सचेंज हुए हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में बनाई गई अनेक अंग्रेजी फिल्में भारत समेत अनेक प्रदेशों में प्रदर्शित की जाती हैं। भारत का शास्त्रीय संगीत भी अनेक देशों में पसंद किया जाता है। यह सब केवल वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि सांस्कृतिक रूप से आदान प्रदान हुआ है, भले ही इस पर वर्चस्व अमेरिका का ही क्यों ना हो। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव।
वैश्वीकरण से क्या हुआ है, आर्थिक विकास और खुशहाली हुई है। वैश्वीकरण से राष्ट्रों के बीच जुड़ाव हुआ है, ठीक है। विश्वव्यापी नागरिक समाज का उदय हुआ है। एक विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ा है। कोई भी देश जो है हमारे देश में सीधा निवेश कर सकता है, एफडीआई, और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी बढ़ा है। प्रौद्योगिकी और तकनीकी का भी विकास हुआ है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ है। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव, वैश्वीकरण से नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। सामाजिक और आर्थिक कल्याण को क्षति पहुंची है, ठीक है। आज के समाज में क्या है कि सामाजिक और आर्थिक जो कल्याण की बात की जाती है उसमें क्षति पहुंची है। गरीब और विकासशील देशों के लिए खुले व्यापार के खतरे बढ़े हैं कि वह पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पा रहे अपना, और व्यापार भी नहीं कर पा रहे। अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा मिला है वैश्वीकरण के कारण। कोई भी सूचना 1 सेकंड में कहीं पर भी पहुंचा दी जाती है। राज्य की प्रभुसत्ता में कमी हुई है। वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव क्या है कि राज्य की प्रभुसत्ता में कमी हुई है, शक्तियों में कमी हुई है। अंत में पढ़ते हैं निष्कर्ष। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत पर कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव डाले हैं, ठीक है। इसलिए वैश्वीकरण को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वैश्वीकरण की यह समस्या है कि वैश्वीकरण के नाम पर कुछ संपन्न देशों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। कह रहे हैं कि वैश्वीकरण की समस्या यह है कि वैश्वीकरण के नाम पर कुछ संपन्न देशों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। विकसित देश अपनी अत्याधुनिक तकनीक, पूंजी और व्यापारिक स्थिति के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया को दोषपूर्ण बना रहे हैं। वह क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों पर अधिकार जमा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश जो शक्तिशाली हैं पहले से ही पूंजी और टेक्नोलॉजी में, वह दूसरे देशों पर प्रभुत्व जमा रहे हैं, जबकि भारत जैसे देशों में यह प्रक्रिया भी ठीक प्रकार से लागू नहीं है। अतः अभी से इसका मूल्यांकन करना उचित नहीं है, ठीक है। जब वैश्वीकरण भारत में पूर्ण रूप से लागू हो जाए तभी इसका मूल्यांकन करना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि वैश्वीकरण के नाम पर की जाने वाली राजनीति को रोका जाए, कि जो वैश्वीकरण के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं उसे रोका जाए, और किसी प्रमुख संस्था द्वारा इस प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं बिना किसी दबाव के निर्बाध रूप से संचालित किया जाए। अर्थात जो यह प्रक्रिया है उसे निष्पक्ष रूप से और बिना किसी दबाव के, बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से संचालित किया जाए। ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।